हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एनटीपीसी पीवाई क्यूएस जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 2 आ गया। अब प्रैक्टिस सेट 2 में हम एनटीपीसी से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या है? अल्कोहल, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? What is the general formula of alcohol? CnH2n plus 3। तो C अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला, अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला क्या है? CnH2n plus 10H अल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला है। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। सामान्य सूत्र CnH2n वाले यौगिक कहे जाते हैं। कंपाउंड्स विद द फॉर्मूला CnH2n आर कॉल्ड एल्हाइड, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन। तो एल्कीन कहा जाता है। CnH2n जो है इसे क्या कहा जाता है? इस यौगिक को क्या कहा जाता है? एल्कीन कहा जाता है। इसे एल्कीन कहा जाता है। एल्कीन कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल खनिज तुलनों एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में एथेनोइक एसिड कंपेयर टू मिनरल एसिड्स प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है, सामान्य प्रबलता का अम्ल है, एसिड ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल मतलब वीक एसिड हैं। जो एथेनोइक होते हैं वो अम्ल, एथेनोइक अम्ल वो खनिज अम्लों की तुलना में क्या होते हैं? कंपेयर में उनकी दुर्बल अम्ल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ असम एंड सिमिलर टू कबड्डी प्लेड विथ अ बॉल? तो आप यहाँ देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, जैसे क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो, धोप खेल। धोप खेल जो है कहाँ का है? असम का। असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से ये मिलता जुलता है। क्या है? धोप खेल है जो कि असम का है और ये किससे? कबड्डी से मिलता जुलता है, जो कि गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। असम का लोकप्रिय गेंद का खेल है, मतलब ये असम में गेंद से ही खेला जाएगा, लेकिन इसका नाम क्या है? धोप खेल है, जो कबड्डी से मिलता जुलता है। 125 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा मैदान पर खेला जाता है। मैदान के चारों कोनों में झंडे होते हैं। 11-11 खिलाड़ियों की टीमें होती हैं। कितनी टीमें? 11-11 खिलाड़ियों की टीमें गेंद को एक दूसरे की ओर फेंकती हैं। गेंद को कैच करना होता है, ये गेम है। अगर कैच छूट जाए तो उस टीम गेंद फेंकने का मौका छीन लिया जाता है और दूसरी टीम को दे दिया जाता है। जो टीम पहले ऑल आउट हो जाती है वह मुकाबला हार जाती है। यह बसंत के आगमन पर, मतलब जब बसंत ऋतु होती है तब खेला जाता है, बसंत के आगमन पर, और अक्सर बिहू उत्सव के दौरान भी खेला जाता है। बिहू उत्सव होता है कहाँ पर? असम में, दौरान खेला जाता है। इस समय में खेल का आयोजन अहोम राजघरानों में मनोरंजन के लिए किया जाता है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। पहले थी दिसपुर, अब असम की जो राजधानी हो गई है डिब्रूगढ़। इसे क्या कहा जाएगा? असम की राजधानी को डिब्रूगढ़। असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा कहाँ के? असम के सीएम हैं हेमंत विश्व शर्मा। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं बीजेपी पार्टी से, हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। जिले 35 हैं। विधानसभा में 126 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं। राज्यसभा में 7 सीटें हैं। राज्यसभा में झीलें हैं डफलोंग झील, चंडूबी झील, डिघाली झील, पुखरी, शिवसागर झील, तमरंगा झील और डिगबोई झील, दीपोर झील, सोन झील, और यहाँ पर दिहिंग लेक है। ये दिहिंग लेक है। अगर नेशनल पार्क की बात की जाए तो रायसीना, काजीरंगा, मानस,
नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़, डिब्रू सैखोवा, दिहिंग पटकाई, ये सब यहाँ के कौन है, यहाँ सब के नेशनल पार्क है। कहाँ के, असम के नेशनल पार्क हैं ये। झुमोर, बिहू, भोरताल और खम्बा, ये सब कहाँ के नृत्य हैं, ये सब असम के नृत्य हैं, असम राज्य के नृत्य हैं। असम ने ही अभी बाथोइज्म को क्या दिया है, बाथोइज्म को एग्री कर लिया, मतलब उसे एक्सेप्ट कर लिया असम राज्य ने। बाथोइज्म को एक्सेप्ट किया किस राज्य ने, असम को, बाथोइज्म को एक्सेप्ट किया है असम राज्य ने, एक्सेप्ट कर लिया है बाथोइज्म को। निम्नलिखित में से कौन सी कभी भारत की वित्त मंत्री नहीं रहा, कौन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का कभी वित्त मंत्री नहीं रहा। Which of the following has never been India's finance minister? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, पी चिदम्बरम, यशवंत सिन्हा या कमलनाथ। तो कमलनाथ जी जो हैं यहाँ के क्या, मतलब हमारे जो भारत है, भारत के कभी वित्त मंत्री नहीं रहे। भारत का वित्त मंत्री कौन नहीं रहा, कमलनाथ जी भारत के वित्त मंत्री नहीं रहे। कमलनाथ जी भारत के वित्त मंत्री कभी नहीं रहे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, पी चिदम्बरम है, ये सब यहाँ के क्या रहे हैं, रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा भी हैं, भारत के वित्त मंत्री रह चुके हैं। अगर प्रेजेंट में भारत के वित्त मंत्री की बात की जाए तो कौन है, प्रेजेंट में भारत के वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमन जी। 8वीं बार लगातार बजट पेश करने वाली, 1 फरवरी को इन्होंने अभी बजट पेश किया था अपना 8वीं बार लगातार, और मधुबनी पेंटिंग की साड़ी पहनी थी, जो कि कहाँ की है, बिहार की मधुबनी पेंटिंग की साड़ी है ये। बजट में ये भी अनाउंस किया था कि 12 लाख की आय तक जो भी लोग होंगे उन्हें क्या इनकम नहीं, मतलब इनकम टैक्स जो होता है आयकर नहीं देना होगा, आयकर इनकम टैक्स नहीं देना होगा 12 लाख की इनकम तक लोगों को। और वित्त मंत्रालय ने ये भी अनाउंस किया कि भाई जो डीप सीक और चैट जीपीटी है उसे कोई भी वहाँ के कर्मचारी जो वित्त मंत्रालय के हैं उसे यूज नहीं करेंगे। वित्त मंत्रालय ने अनाउंस किया, मतलब चेतावनी दी थी कि कोई भी डीप सीक और चैट जीपीटी को यूज नहीं करेगा। यशवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम, ये सब कौन, यहाँ के भारत के हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री रह चुके हैं हमारे, अब इनका निधन हो चुका है। किसका, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो 26 दिसंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया कब, 2024 में 26 दिसंबर को इनका निधन हो गया। और कब, कितने साल में ये इनकी मृत्यु हुई है, तो 92 साल की उम्र में ये दिल्ली में इनका निधन हो गया है। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था, सिंह का परिवार भारत चला आया था। तो भारत, ये है हमारे भारत, मनमोहन सिंह जी भी हमारे वित्त मंत्री रह चुके हैं। अब कौन से नंबर के वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो ये हमारे 13वें नंबर के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। पहली बार तो ये 13वें नंबर के हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कौन, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी एगो भारतीय, ये जो है हमारे अर्थशास्त्री और राजनेता रह चुके हैं। ये भारत के 13वें नंबर के प्रधानमंत्री के पद पर 2004 से लेकर 2014 तक रहे हैं। मनमोहन सिंह जी कौन, 2004 से लेकर के 2014 तक रहे हैं। पहले ये इनके पहले सिंह पीवी थे, नरसिम्हा राव जी थे। अभी जो है ये मनमोहन सिंह जी हैं, मनमोहन सिंह जी हैं। मनमोहन सिंह जी, जैसा कि आपको पता ही 1970 और 80 के दशक में दौरान जो सिंह ने, ये मनमोहन सिंह जी जो भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किए हैं, जैसे कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में 72 से 76 तक, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं 82 से लेकर 85 तक, और योजना आयोग के प्रमुख भी रह चुके हैं 85 लेकर 87 तक। अब 1991 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में, जब ये प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, तब मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री को नियुक्त किया गया था। मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। हाल ही में लगातार सातवीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has recently been appointed as the chairman of Bar Council of India BCI for the 7th consecutive time? प्रशांत भूषण, हरीश साल्वे, मनन कुमार मिश्रा, कपिल सिब्बल। तो मनन कुमार मिश्रा को BCI का लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको BCI के रूप में अध्यक्ष किया गया है लगातार 7वीं बार, तो किसको किया गया है,
ये हमारे BCI के बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हैं मनन कुमार मिश्रा जी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? मनन कुमार मिश्रा जी लगातार 7वीं बार रहे हैं। लगातार 7वीं बार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष जो थे मनन कुमार मिश्रा रहे, लगातार 7वीं बार हो गए। अब 7वीं बार की बात की जाए तो लगातार 7वीं बार जो हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर राष्ट्रीय सर्वेक्षण पुरस्कार मतलब राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार में लगातार 7वीं बार टॉप पर रहा है। अगर नियुक्तियों की बात की जाए, प्रमुख नियुक्तियां जो हुई हैं अभी तक, डॉक्टर अंजू राठी राणा को देश की पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया, पहली महिला विधि सचिव नियुक्त किया गया। अजीत रत्नाकर जोशी जी को RBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। RBI के जो कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अजीत रत्नाकर जोशी जी को। अजय भादु जी को गवर्नमेंट मार्केट जैम का CEO नियुक्त किया गया है। तुहिन कांता पांडे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का नया अध्यक्ष कौन बनाया गया? तुहिन कांता पांडे जी को सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया। यूनिलीवर का नया CEO कौन बने? फर्नांडो फर्नांडीज। शक्तिकांत दास जी PM मोदी के दूसरे प्रधान सचिव, पहले PK मिश्रा हैं और दूसरे प्रधान सचिव ये हमारे शक्तिकांत दास जी हैं। सलीला पांडे जी SBI कार्ड्स के नए MD और CEO हैं, सलीला पांडे जी। ज्ञानेश कुमार जी नया प्रमुख चुनाव आयुक्त CEC, नया जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो CEC, तो वो कौन है? ज्ञानेश कुमार। चरणजोत सिंह नंदा जी भारतीय चार्टेड अकाउंटेंट संस्थान के ICAI के कौन है? चरणजोत सिंह नंदा जी भारतीय चार्टेड अकाउंट्स के हैं। ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो ऑस्कर अवार्ड्स आर गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा, चित्रकला, शिक्षा और संस्कृति। तो ऑस्कर अवार्ड जो होते हैं वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ऑस्कर अवार्ड जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसमें? अमेरिका ये जो अवार्ड है वो अमेरिका का मेन माना जाता है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज एम्पास की ओर से दिया जाने वाला पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार? ऑस्कर अवार्ड। इसे सिनेमा जगत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? एकेडमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट के नाम से भी जाना जाता है। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में मतलब कलात्मक जो फिल्मी होते हैं, फिल्मी लोग, उनको देने के लिए यूज होता है। यह पुरस्कार निर्देशकों, अभिनेताओं, लेखकों और टेक्नीशियंस को दिया जाता है। दुनिया का सबसे पुराना सिनेमा जगत का अगर पुरस्कार जो है ये है कौन? ऑस्कर अवार्ड है। ऑस्कर अवार्ड ट्रॉफी जो है वो किससे बनी होती है? किस धातु से बनी होती है? इस पर गोल्ड की परत होती है। किससे? गोल्ड की परत होती है। यह ट्रॉफी 13.5 मिलियन इंच यानी 34 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका वजन 8 पाउंड यानी मतलब 3.85 किलो होता है। इस ट्रॉफी में एक योद्धा की आकृति होती है। किसकी आकृति होती है? योद्धा की। इसे आर्ट डेको में बनाया गया है। जिसे ऑस्कर अवार्ड को पहली बार साल 1929 में दिया गया था। कब पहली बार दिया गया था? तो 1929 में पहली बार 1929 में दिया गया था ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड को दुनिया भर में मनोरंजन उद्योग का सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है। किसको? ऑस्कर अवार्ड को। इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज इंडिया गेट लोकेटेड? दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, कोलकाता। तो दिल्ली में इंडिया गेट नई दिल्ली शहर में स्थित है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यह चौराहे के बीच में बना है। कहाँ पर बना है? चौराहा होता है, चौराहे के बीचों बीच में बना है। एक मतलब मैरादर स्मारक, एक जैसे कि गेट जैसा बिल्कुल बना है, बीच से आप एंटर करके मतलब निकल सकते हैं। तो ऐसा बना। कैसा गेट है? इंडिया गेट नई दिल्ली शहर में स्थित है, जो बलुआ पत्थर से बना है। किस पत्थर से बना है? बलुआ पत्थर से बना है इंडिया गेट। इंडिया गेट को सबसे पहले अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। किससे? अखिल भारतीय युद्ध स्मारक के नाम से जाना जाता था। 70,000 भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई थी। इंडिया गेट को सर एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया था। किसने डिजाइन किया था? इंडियंस ने, सर एडविन लुटियंस ने।
एडविन लुटियंस जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था। डिज़ाइन की बात हो रही, बनाया नहीं था, डिज़ाइन किया था। इंडिया गेट को 1921 में स्थापित किया गया था। कब? 1921 में इंडिया गेट को स्थापित किया गया था और 1931 में इसे उद्घाटन किया गया था। साल 1972 में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? अमर जवान ज्योति जोड़ी गई थी। यह उन सैनिकों को सम्मान देने के लिए जोड़े गए हैं जिन्होंने साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। इंडिया गेट के आसपास की जगह राष्ट्रपति भवन, रक्षा भवन, राष्ट्रीय म्यूजियम, ये सब हैं यहाँ की जगह। बम्बई कहाँ की राजधानी है? दिल्ली तो हमारे किसकी? हमारे देश की, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। हमारे भारत की राजधानी कौन है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहीं पर विश्व पुस्तक मेला का उद्घाटन राष्ट्रपति जी ने किया। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। ग्रामीण भारत महोत्सव भी 2025 में आयोजित हुआ है। आदि महोत्सव भी आयोजित हुआ यहीं पर 2025 में। राष्ट्रपति भवन में उद्यान उत्सव 2 फरवरी को हुआ था। फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन भी नई दिल्ली में ही हुआ। कहाँ पर? फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ था। बम्बई महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई और नागपुर दोनों ही हैं। महाराष्ट्र की राजधानी क्या होती है? बम्बई और नागपुर, ये दोनों बम्बई की राजधानी हैं। मुंबई की बम्बई। अब मुंबई का BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? अभी तो ये सचिन तेंदुलकर, जो कि हमारे कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हमारे क्रिकेटर ऑफ गॉड कहे जाते हैं, क्रिकेट ऑफ गॉड, तो उन्हें मिला है। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है 2014 में और अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। महाराष्ट्र में पहला AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित होगा। 2025 में मुंबई की जो BCCI की लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं कौन? सचिन तेंदुलकर जी। चेन्नई की राजधानी कर्नाटक की राजधानी, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी जो है चेन्नई है। चेन्नई एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन कहाँ गया? चेन्नई एयरपोर्ट पर किया गया। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। चेन्नई तमिलनाडु के जो CM है वो है पिनरई विजयन। MK स्टालिन यहाँ के तमिलनाडु के कौन है? CM है MK स्टालिन। अब यहीं पर गेटवे ऑफ साउथ इंडिया को, मतलब किसको कहा जाता है? चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। कोलकाता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया है। कहाँ पर? कोलकाता में, बंगाल में 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया ममता बनर्जी ने। पूर्वी रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी रेलवे जोन जो होता है उसका हेडक्वार्टर कोलकाता शहर में स्थित है। कोलकाता शहर में स्थित है। 8वें ग्लोबल व्यापार सम्मेलन भी ममता बनर्जी जी ने किया। यहीं पर कोलकाता में कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। बोई मेला, सबसे पुराना बोई पुस्तक मेला कहाँ पर हुआ है? तो ये भी कोलकाता में ही आयोजित हुआ है। कोलकाता, यहाँ की ममता बनर्जी CM हैं। कर्नाटक की, पश्चिम बंगाल की। मेमोरी लीग विश्व चैंपियन 2025 का विजेता कौन बना? मेमोरी लीग विश्व चैंपियन 2025 का विजेता कौन बना है? हु वॉन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? विश्व राजकुमार, राजीव कुमार, अमित शर्मा, अनूप गौतम। तो विश्व राजकुमार जो है मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 का विजेता विश्व राजकुमार बने हैं। मेमोरी लीग के किसके? मेमोरी लीग अपडेट कर सकते हैं। मेमोरी लीग के जो बन गए हैं कौन? विश्व चैंपियनशिप 2025 के विजेता विश्व राजकुमार। न्यूयॉर्क 21 फरवरी भाषा भारतीय छात्र विश्व राजकुमार ने 13.50 सेकेंड में 80 क्रम रहित संख्याओं और 8.40 सेकेंड में 36 कमियों को याद करके मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता 2025 जीत ली। मेमोरी लीग विश्व प्रतियोगिता एक कठिन ऑनलाइन प्रतियोगिता होती है। एक कठिन ऑनलाइन ये प्रतियोगिता होती है। मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? मिल्खा सिंह का संबंध किस खेल से है? विच स्पोर्ट इज एसोसिएटेड विथ मिल्खा सिंह? तो मिल्खा सिंह का संबंध जो है हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ, धावक। मिल्खा सिंह का संबंध जो है वो धावक खेल से है। कौन से? धावक खेल से। ये धावक खेल से है। मिल्खा सिंह का संबंध ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स से था। ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स से था और ये धावक भी हैं। उन्हें फ्लाइंग
नाम के जाना जाता है, उन्हें किसे फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। मिल्खा सिंह की जो उपलब्धियां हैं, 1958 के कार्डिफ में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर दौड़े में स्वर्ण पदक जीता था। 400 मीटर दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 1962 में जकार्ता में आयोजित एशियाई खेलों में, जकार्ता में जब एशियाई, तो 400 मीटर और 4x400 मीटर में रिले में स्वर्ण पदक जीता था। रोम में 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की दौड़ में चौथा स्थान हासिल किया था। ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष थे। ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा में राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र एथलीट थे कौन? मिल्खा सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मिल्खा सिंह को 1968 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। कब? 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। स्तंभकार रोहित ब्रजनाथ ने साल 2008 में उन्हें भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन एथलीट कहा था। स्तंभकार रोहित ब्रजनाथ ने कहा था इन्हें। लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर में कितनी गिरावट आई है? लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू लेसेंस रिपोर्ट, by what percentage has the global suicide mortality rate declined in the last 3 decades? 50%, 45%, 40%, 35%, 50%, 45% या 40% या 35%? 40% मीन्स 40% जो है लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या दर मृत्यु दर जो होती हैं उनमें क्या गिरावट आई है, मतलब कम हुई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? Until when has the tenure of Chief Economic Advisor V. Ananta Nageswaran been extended? मार्च 2027, मार्च 2028, फरवरी 2026, मार्च 2030। तो जो ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है उनका जो है वी अनंत नागेश्वरन का मुख्य आर्थिक सलाहकार है। इनका वी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल 2 साल की अवधि के लिए बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। 31 मार्च 2027 तक कर दिया है, 2 साल बढ़ा दिया, मतलब 25 तो चल ही रहा है, 25, 26, 27, तो 26, 27 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है इन्होंने। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है? किस राज्य की वन परियोजना को? विच स्टेट्स फॉरेस्ट प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड द स्कॉच अवार्ड? स्कॉच अवार्ड किसने जीता है? हिमाचल प्रदेश ने, नागालैंड ने, हरियाणा ने या उत्तर प्रदेश ने जीता है। तो स्कॉच पुरस्कार जो है नागाल वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की जो राजधानी है वो कोहिमा है और यहाँ की वन परियोजना जो होती है उसको मिला है नागालैंड वन परियोजना। 2024 का स्कॉच अवार्ड मिला है। कौन सा? किसको? नागालैंड को 2024 का स्कॉच अवार्ड मिला है। यहाँ पे दिल्ली के 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया गया। कब दिया गया यह पुरस्कार? स्कॉच शिखर सम्मेलन हुआ नई दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित 100वें उसमें दिया गया। इस पुरस्कार को नागालैंड सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग DEFCC की ओर से NGO कोन्याक और विनय कोन्याक ने स्वीकार किया है। कोन्याक ने स्वीकार किया है ये स्कॉच पुरस्कार मिला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश की राजधानी यूपी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी यूपी है। अब उत्तर प्रदेश के जो CM है कौन है? उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी। उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश के CM है। हिमाचल प्रदेश में 3 रेलवे स्टेशन जो है अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है। किसको? 3 रेलवे स्टेशन थे उनको अमृत रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने सद्भावना विरासत मामले के समाधान योजना को मंजूरी दी है। कौन से? विरासत सद्भावना मामले को मंजूरी दे दी है। किसने? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया। कहाँ पर? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय
गीता महोत्सव मनाया गया? हरियाणा में ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और हरियाणा में ही सरस्वती महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी मनाया गया हरियाणा में अभी गवां संरक्षण योजना भी आयोजित की गई है। कौन सी संरक्षण योजना? हरियाणा में गवां संरक्षण योजना की आयोजित की गई है। नागालैंड की राजधानी जैसा कि कोहिमा है। यहाँ के जो सीएम हैं नेफ्यू रियो हैं। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। जिले 16 हैं और विधानसभा में 60 सीट है, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 सीटें। झीलें सिलोई झील, जुडू झील, फकीर वन्यजीव अभ्यारण्य, नौटंकी वन्यजीव अभ्यारण्य है यहाँ के। कोहिमा, दीमापुर और जुकुई घाटी ये सब यहाँ के चर्चित स्थल हैं। टाइम पत्रिका द्वारा 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? टाइम पत्रिका द्वारा Who has been selected as Time Magazine Women of the Year 2025? पूर्णिमा देवी वर्मन, सुचिता शर्मा, अनुराधा सेन, निर्मला सीतारमन। तो पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर, टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के किसको चुना गया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को चुना गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम ऑफ द वुमेन ऑफ द ईयर टाइम की चुना गया है। ये 2025 की विजेता हैं। किसकी? 2025 की विजेता हैं। निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री हैं। सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? Who inaugurated the first edition of the सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव? नरेंद्र मोदी जी ने, राहुल गांधी या नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जी ने? तो नरेंद्र मोदी जी ने सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया है। सोल लीडरशिप के पहले कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने ही किया है। नरेंद्र मोदी जी ने तो गुजरात में भी अभी क्या है, गुजरात का किया है। गुजरात में वन तारा का आयोजन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया है? गुजरात के जामनगर में वन तारा का उद्घाटन किया पीएम मोदी जी ने। अमेरिकी जांच एजेंसी एसबीआई के नए निदेशक कौन बने? अमेरिकी जांच एजेंसी के Who has been appointed as the new director of the US Investigate Agency SBI? अनिरुद्ध सिंह, राजवीर सिंह, नितिन गडकरी, काश पटेल। तो ये एसबीआई सिंह जो ये हैं एसबीआई के निदेशक कौन बने हैं? काश पटेल जी अमेरिकी जांच एजेंसी एसबीआई के नए निदेशक बन गए हैं। काश पटेल जी। भाषा केरल प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी भाषा की बात हो रही है? तो विच स्पोकन लैंग्वेज इज इन द स्टेट ऑफ केरल? मलयालम, तेलुगु, गुजराती, तमिल। तो केरल में मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। यह भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं में से एक है। मलयालम केरल की आधिकारिक भाषा है। इसके अलावा यहाँ लक्षद्वीप और पुडुचेरी को भी राजभाषा है। यह जो भाषा है मलयालम लक्षद्वीप और पुडुचेरी की भी भाषा है। किसकी? लक्षद्वीप और पुडुचेरी की भाषा है। मलयालम भाषा की वर्णमाला और व्याकरण है उसके मूल रूप हैं तमिल से विकसित हुई है। मलयालम जो भाषा है वो मूल रूप से कहाँ से विकसित हुई है? तमिल से विकसित हुई है। तमिल शब्दों का इस्तेमाल करके मलयालम है मतलब बनी है। भाषा में कई तमिल शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। मलयालम भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव है। किसका? संस्कृत का भी प्रभाव है। मलयालम भाषा को साल 2013 में भारत की शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया था। कब? 2013 में घोषित किया था। कब घोषित किया गया कि शास्त्रीय भाषा है ये हमारी मलयालम को घोषित किया गया था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के जो सीएम है पिनराई विजयन है। यहाँ पे वेम्पनाड कायल झीलें हैं। नेशनल पार्क इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। पलक्कड़ गैप दर्रा है। यहाँ पर थामास रासेरी ये दर्रा, ये भी दर्रा है। कथकली, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम ये सब यहाँ के लोक शास्त्रीय नृत्य हैं। पिनराई विजयन सीपीआई पार्टी से कौन है? सीएम है। यहाँ के सीएम है ये। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं। 14 जिले हैं। 140 विधानसभा में सीटें हैं। राज्यसभा में 9 सीटें हैं। केरल की बात की जाए तो केरल अपना 2 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। किससे? कर्नाटक से शेयर कर रहा है और किससे? तमिलनाडु से अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। तेलुगु भाषा कहाँ की? तमिलनाडु की। गुजराती गुजरात की। तमिल की। तेलुगु तेलंगाना में भी आ सकती रिलेट है।
2020 में ओलंपिक विजेता। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वर द 2020 ओलंपिक गेम्स हेल्ड? बीजिंग, टोक्यो, ब्राज़ील, मॉस्को। तो बीच वॉलीबॉल जो अब तक कई ओलंपिक जो हुआ है टोक्यो में हुआ था। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ है? कहाँ पर हुआ? ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में हुआ था 2020 में। 2020 में ओलंपिक खेल का आयोजन टोक्यो में हुआ था। टोक्यो में हुआ था। टोक्यो जापान में। जापान की राजधानी है टोक्यो। ये खेल 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया गया था। मतलब वैसे 20 बोला जाता है लेकिन हुआ था 21 में। ठीक है, ये खेल मूल रूप से साल 2020 में आयोजित होने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण, मतलब कोविड आ गया था, इसकी वजह से कोरोना अगले साल के स्थगित कर दिया गया था। तो मतलब कहा इसको 20 ही जाता है, लेकिन ये हुआ था 21 में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन था। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आयोजन टोक्यो जापान में हुआ था साल 2020 का। ये खेल आधिकारिक तौर पर ओलंपियाड के खेल के नाम से जाने गए हैं। टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल ने बोली लगाई थी इसमें। 2013 में ब्यूनस आयर्स ने हुए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अधिवेशन में टोक्यो को मेजबान शहर घोषित किया गया था। ये खेल जापान में होने वाले चौथे ओलंपिक खेल थे। जापान में होने वाला चौथा ओलंपिक खेल था जो हुआ था। अब टोक्यो ने साल 1964 में भी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की थी। मतलब 1964 में भी किया, 2020 में भी किया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी 1964 में। इन खेलों में बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सफरिंग जैसे खेल भी शामिल थे। इन खेलों में अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे। किसने? अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक जीत लिए थे। खेलों में जमैका की धाविका एलेन थॉम्सन हेरा लगातार 2 ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी। भारत में किस राज्य की उच्चतम साक्षरता दर है? विच स्टेट इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट? तो भारत में उच्चतम साक्षरता दर की बात की जाए तो केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। केरल की साक्षरता दर जो है सबसे ज़्यादा है। साक्षरता दर की बात हो रही है जो केरल की सबसे ज़्यादा है। साल 2024 में केरल की साक्षरता दर कम जो है 96.2% थी। 100 में से 96.2% थी। केरल के बाद लक्षद्वीप और मिजोरम की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले केरल है, फिर लक्षद्वीप, उसके बाद मिजोरम। अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, उसके बाद मिजोरम में है। सिक्किम, मिजोरम। और साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरल में, फिर लक्षद्वीप और मिजोरम में है साक्षरता दर है ये। केरल में पुरुष और महिला टोटल मिला के साक्षरता दर के बीच का अंतर बहुत कम है। मतलब उनमें से केरल में शहरी और ग्रामीण साक्षरता दर के बीच का भी बहुत अंतर कम है। मतलब जो गांव के लोग हैं उनमें भी बहुत कम, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ के साक्षरता वाले ही हैं। केरल में साक्षरता दर को बनाए रखने के केरल राज्य जो है साक्षरता मिशन प्राधिकरण का कार्यक्रम भी चलाता है। इन कार्यक्रमों से न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP भी शामिल है। आदिवासी समुदायों के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। चांगथी परियोजना प्रवासी मजदूरों को शिक्षित करने और ध्यान केंद्रित करती है। दूसरे राज्यों की साक्षरता दर जो है, दिल्ली की साक्षरता दर है वो 89% है। किसकी साक्षरता दर? दिल्ली की साक्षरता दर 89% है। उत्तराखंड की साक्षरता दर 87.6% है। असम की साक्षरता दर 85.9% है। इस तरह से है। अब अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, बिहार, इस तरह से जनसंख्या है। पहले महाराष्ट्र, बिहार जनसंख्या सबसे ज़्यादा, और यहाँ की सिक्किम में सबसे कम है, सिक्किम और मिजोरम। उसके बाद दूसरे नंबर पर मिजोरम। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है कौन? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। मतलब मेन जो होते हैं वो यही होते हैं हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कौन है प्रेजेंट में? वो हमारी वर्तमान में जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी। ये राष्ट्रपति भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना
तीनों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख भी होते हैं, वो तो प्रमुख तो हैं ही, और ये कमांडर भी हैं किसके, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत सर्वोच्च कमांडर होते हैं। आर्टिकल 53 मतलब 53 के तहत सर्वोच्च कमांडर होते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। और राष्ट्रपति संसद की मंजूरी के बाद युद्ध या शांति की घोषणा कर सकते हैं। संसद की मंजूरी मिल जाए उसके बाद युद्ध या शांति की घोषणा कौन करते हैं, राष्ट्रपति कर सकते हैं। राष्ट्रपति अपनी क्षमता के तहत तीनों सशस्त्र बलों की प्रमुख नियुक्तियां करते हैं। इन तीनों की नियुक्तियां कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। अब राष्ट्रपति के यहाँ मुख्य न्यायाधीश प्रधानमंत्री कौन है, वो तो नरेंद्र मोदी जो 2014 से लेकर अभी तक हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना जी। हमारे भारत के अभी प्रेजेंट में कौन है मुख्य न्यायाधीश, संजीव खन्ना जी हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें 11 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, हमारी राष्ट्रपति करते हैं। तो उन्होंने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई किसको, संजीव खन्ना जी को। वे दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। किसके, दिल्ली के हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। खन्ना 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त हुए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। नेम द फर्स्ट इंडियन टू गो टू इन स्पेस। राकेश शर्मा, नरेश शर्मा, रवि शर्मा, राहुल शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय, हमारे प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा जी हैं। इन्होंने साल 1982 में सोवियत हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसको, राकेश शर्मा जी को, जो पहले भारतीय हैं हमारे। इनका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ था। ग्रामर स्कूल हैदराबाद में इन्होंने पढ़ाई की थी, स्नातक की पढ़ाई कर ली। उसके बाद एनडीए मतलब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में दाखिला लिया था इन्होंने। 1970 में वायु सेना में शामिल हो गए थे और 21 लड़ाकू उड़ानें भरी थी। कब, उन्होंने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में जब हुआ था, मिग 21 से 21 लड़ाकू विमान जो उड़ानें भरी थी। उन्होंने यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में कड़ी ट्रेनिंग ली थी। और इन्हें जब ये पुरस्कार तो सोवियत यूनियन पुरस्कार तो मिल ही चुका 1982 में। राकेश शर्मा 1984 को सोयूज T11 अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कब, कौन से यान से अंतरिक्ष यात्रा की थी, सोयूज T11 11 से, सोयूज T11 से 1984 में पहली बार इन्होंने यात्रा की थी। तभी ये बन गए थे हमारे भारतीय प्रथम जो अंतरिक्ष में जाने वाले यान। कजाक सोवियत समाजवादी गणराज्य के बैकानूर कॉस्मोडोस से लॉन्च किया गया था। कहाँ से, बैकानूर कॉस्मोडोस से लॉन्च किया गया था, या खान कगात सोवियत से। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। अब अमरकंटक में हमारे कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो विच रिवर ओरिजिनेट इन अमरकंटक। तो अमरकंटक नदी से सोन नदी या महानदी, गोदावरी या नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी का जो अमरकंटक से क्या उद्गम स्थल है, नर्मदा नदी और जोहिला नदी। ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक से निकलती हैं। जोहिला नदी भी यहीं से निकलती है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित एक तीर्थ नगरी है। अमरकंटक ये तीर्थ नगरी है, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला का मिलन बिंदु है। किसका मिलन बिंदु है, ये अमरकंटक जो है सतपुड़ा और विंध्याचल का मिलन बिंदु है। सतपुड़ा मैकल पर्वतमाला से समुद्र तल से इसकी जो नर्मदा नदी है 1057 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। यह नदी मुख्य रूप से मध्य भारत में बहती है, मतलब मध्य प्रदेश में बहती है। अमरकंटक से जो निकलने वाली जो नदियाँ हैं, नर्मदा नदी, सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक से, तो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है। जोहिला नदी या सोन नदी की सहायक नदी है। किसकी, जोहिला नदी जो है सोन नदी की सहायक नदी है, यह भी अमरकंटक से ही निकलती है। अमरकंटक एक धार्मिक स्थल है। नर्मदा मंदिर भी है जो नदी के मूल बिंदु के आसपास बना है। अमरकंटक में कबीर चबूतरा भी है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी के कवि कबीर ने यहाँ ध्यान लगाया था। अमरकंटक क्षेत्र एक अद्वितीय प्राकृतिक विरासत क्षेत्र है और अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ये कहाँ फैला है, ये फैला है यहाँ पर। भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, तो भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना।
चीन लाइन, मैकमोहन लाइन रेखा या डूरंड लाइन या 17 पैरेलल। तो मैकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन को अलग करती है, विभाजित करती है। यह रेखा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में चीन और भारत के बीच की सीमा तय करती है। ये सर हेनरी मैकमोहन के नाम से इस रेखा को नाम रखा गया है, सर हेनरी। किसके? सर हेनरी के नाम से। इस रेखा को तय करने के लिए भारत के विदेश सचिव और ब्रिटिश मध्यस्थ थे। मैकमोहन रेखा जो हमारे किसके बीच में है? भारत और चीन के बीच में। यह भूटान की पूर्वी सीमा से हिमालय की चोटी के साथ चलती है, ब्रह्मपुत्र नदी के उस बड़े मोड़ तक पहुंचती है जहां यह नदी अपने तिब्बती मार्ग से असम घाटी में निकलती है, असम घाटी में आदतीय निकलती है। भारत मानता है कि मैकमोहन रेखा सही सीमा है, जबकि चीन इसे अवैध मानता है। चीन इसको नहीं मानता, लेकिन हमारा भारत मैकमोहन रेखा को सही मानता है। और भारत और चीन के बीच विवाद 64 साल पुराना है। इसको लेकर के भारत चीन सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है। एक तो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य किससे सीमा साझा करते हैं? चाइना से साझा करते हैं अपनी सीमा। भारत में लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज़ नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया? अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद देश के पहले भी उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री के तौर पर भी काम किया। ये दोनों ही थे। कौन? पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महिलाओं की आज़ादी का समर्थन किया। उन्होंने स्वतंत्र रियासतों को एक राष्ट्र में मिलाने की वकालत की। भारत को आज के राष्ट्र के रूप में विकसित करने में अहम भूमिका निभाई है। देश के एकीकरण में भी इनका बहुत योगदान रहा है। रियासतों को भारत में मिलाने के लिए कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल इन्होंने किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। 1875 को गुजरात के नाडियाड में हुआ था। उनकी जयंती अब राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। किसके रूप में? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया। सरदार साहब को लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड वेयर इज? लखनऊ, कानपुर, कोलकाता, गोवा। तो विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है। यह एक संगमरमर का स्मारक है। विक्टोरिया मेमोरियल यह हुगली नदी के किनारे है, जवाहरलाल नेहरू रोड के पास बना है। इसका प्रवेश द्वार किंग्स वे पर है। विक्टोरिया मेमोरियल की खास बातें जो हैं, ब्रिटिश सरकार ने 1906 से लेकर 1921 के बीच में इसे बनवाया था, विक्टोरिया मेमोरियल को। इंग्लैंड की तत्कालीन सामग्री महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। जो सामग्री ये औपचारिक रूप से जो 1921 में जनता के लिए खोला गया था। कब? 1921 में जनता के लिए। भारत को आज़ादी मिलने के बाद विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता के इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बन गया। विक्टोरिया मेमोरियल बनने की वजह है महारानी विक्टोरिया ने भारत पर 25 सालों तक शासन किया था। उनके शासनकाल में ब्रिटेन दुनिया की सबसे बड़ी शाही शक्ति बन गया था। ठीक है, तो उस समय ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और भारत पर शासन किया था, इसलिए उसी पर याद पर बनवाया। विक्टोरिया मेमोरियल मध्य कोलकाता के मैदान पर बना एक संगमरमर का स्मारक है। ब्रिटिश 1906 से लेकर 21 तक बनवाया गया था। महारानी रही कब से? 76 से लेकर 1901 तक ये भारत की महारानी रही। महारानी विक्टोरिया को याद में समर्पित है ये। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। कोलकाता किसका राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। गोवा की राजधानी है पणजी। कानपुर किसका? उत्तर प्रदेश का एक शहर है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन इंडिया? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। भारत में सबसे बड़ा अगर चाय उत्पादक राज्य बताया जाए तो वो असम है। असम में घाटी और कछार चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग चाय के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। पश्चिम बंगाल में डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग चाय के हैं।
भारत में चाय उत्पादन से कुछ बातें हैं जो 52% मतलब हिस्सा असम से आता है। कहाँ से? चाय का लगभग 52% हिस्सा। चीन के बाद भारत दुनिया में चाय का दूसरा सबसे बड़ा, चीन टॉप पर है मतलब फर्स्ट है, उसके बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत काली चाय का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर उत्पादक तो होता है लेकिन यूज़ भी यहीं पर कर ली जाती है। भारत में चाय उद्योग से जुड़े परिवारों को कल्याण के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दार्जिलिंग चाय भारत के प्रतिष्ठित उत्पादों में से एक है। जीआई टैग भी पंजीकृत है। दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग भी मिल चुका है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी उच्च गुणवत्ता वाली पारंपरिक काली और हरी पत्ती के चाय के उत्पादन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर कांगड़ा चाय, कहाँ पर? असम, हिमाचल प्रदेश में। भारत में चाय उद्योग में 1.16 मिलियन श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है और उभरते हुए क्षेत्र में कुल उत्पादन में लगभग 52% का योगदान देते हैं। भारत कौन? भारत दे रहा है। अभी अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। द अर्जुन अवार्ड इज गिवन फॉर विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, आउटस्टैंडिंग एथलीट्स, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, अभिनेताओं के लिए। तो अर्जुन अवार्ड जो दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए, मतलब अर्जुन अवार्ड दिया जाता है विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। भारत में अर्जुन पुरस्कार उस खिलाड़ी को दिया जाता है जिसने 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। अच्छा से अच्छा सभी अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। 5 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र मिलता है। इस बार 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड मिला है। वहीं लाइफ टाइम कैटेगरी में सुच्चा सिंह और पैरा स्विमर बुल्लीगांत राजा राम पेटकर को अर्जुन अवार्ड दिया गया, जबकि बैडमिंटन कोच एस मुरलीधरन और फुटबॉल कोच अर्मांडो लोकाको को द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। ये लोग कोच हैं तो द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित किया गया। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर क्या है? श्रीनगर है। कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर बात की जाए तो श्रीनगर है। किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द मिडनाइट सन? जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्वे देश कहा जाता है। नॉर्वे की देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है। नॉर्वे, जहाँ पर बहुत कम मतलब रात होती है वो ज़्यादातर, तो इसीलिए मध्यरात्रि का कहा जाता है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है इसे। नॉर्वे भारत के पूर्व देश का देश नहीं है। नॉर्वे जो भारत के पूर्व का देश नहीं है, बल्कि यह यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है या पश्चिमी और उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी राजधानी ओस्लो है। नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो है। नॉर्वे की सीमाएं स्वीडन से लगती हैं और उत्तर में कुछ क्षेत्र सीमाएं फिनलैंड, रूस से लगती हैं। किसे? नॉर्वे एक राजशाही देश है। नॉर्वे में 17 मई का दिन राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नॉर्वे अपनी वास्तुकला संस्कृति कला के लिए जाना जाता है। उत्तरी रोशनी भी नॉर्वे के लिए एक प्रमुख चीज है जिसके लिए यह प्रसिद्ध है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? वेयर इज चिल्का लेक लोकेटेड? उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, जो खारे पानी की झील के नाम से जानी जाती है। क्या? चिल्का झील। चिल्का झील है उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। भुवनेश्वर से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह उड़ीसा के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों में फैली हुई है। ये झील, चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किसकी? एशिया की। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। बंगाल की खाड़ी से रेत की एक छोटी सी पट्टी से अलग होती है। सर्दियों के मौसम में साइबेरिया जैसे दूर दराज के स्थानों से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है यह झील। 1981 में भारत का पहला नामित रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वेटलैंड था। कौन सा? यह झील, उड़ीसा झील। उड़ीसा की चिल्का झील को 1981 में भारत का पहला राम स्थल बनाया गया। किसको? रामसर स्थल बनाया गया इसे, चिल्का झील को। चिल्का झील तक पहुंचने का रास्ता जो है बालकुल, रंबा, बालूगांव, सातपाड़ा जैसे शहरों, नावों से पहुंचा जा सकता है। बिहार की राजधानी पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है।
सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम वेयर इज सत्यमेव जयते टेकन? मंडोक उपनिषद, ऋग्वेद, न्यायसूत्र, सामवेद। मंडोक उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था? द प्रियम्बल इज द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हु सेड दिस? जवाहरलाल नेहरू जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, या सी राजगोपालाचारी जी ने, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। क्या? प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी। और प्रस्तावना कहाँ से उधार ली गई थी? किसके संविधान से? तो अमेरिका के संविधान से ली गई थी। भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? हु फर्स्ट प्रपोज द आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फुले, एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? भारत के संविधान का विचार जो है एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है? विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स? प्रथम अनुसूची जो है, तीसरी अनुसूची, तृतीय या चौथी? तो प्रथम अनुसूची मतलब फर्स्ट शेड्यूल जो है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से जो फर्स्ट शेड्यूल सूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है। मतलब पहली अनुसूची में राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है। राज्यों के गठन के बारे में बताया गया पहली अनुसूची में। संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? व्हाट डज द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू? नए राज्यों के निर्माण से, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से, संसद से या राष्ट्रपति चुनाव से? तो महत्वपूर्ण जो पद होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके वेतन भत्तों से दूसरी अनुसूची संबंधित है। किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? विच शेड्यूल और रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस? पहली, छठी, सातवीं, आठवीं अनुसूची थी। पहले 8 अनुसूची और 370 मतलब 395 आर्टिकल थे, लेकिन अब 470 और कितने 12 अनुसूची हो चुकी है। तो उस हिसाब से पहले की अनुसूची में 8वीं आखिरी अनुसूची में 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया? फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वाज द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल बोरोड? जर्मनी के संविधान से, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, या रूस के संविधान से, या ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान ने प्रस्तावना के विचारों को उधार लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। कहाँ से उधार लिया? भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? 25 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1949, या 28 अक्टूबर 1949, या 26 नवंबर 1950? तो 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? भारत का संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10, 12, 18, 22। 22 भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। दर बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? In which schedule is the disqualification of elected members based on defection mentioned? दूसरी, तीसरी, 9वीं, 10वीं? 10वीं में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण है। किसमें? 10वीं अनुसूची में दल बदल 10वीं अनुसूची। पहली में राज्य के लेकर के है पहली सूची में, दूसरे में जो अधिकारी बड़े बड़े हैं उनकी वेतन भत्तों को लेकर के रिलेटेड है। 10वीं में दल बदल से रिलेटेड है सूची। हे गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।